సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి. सैयद मुक्सद सर अपने बात रखेंगे. दाइस पर विराजमान और मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों और नौजवान, एक नौजवान तो एक ही दिख रहा नौजवानों, बी श्याम सुंदर साहब के बारे में जो प्रोग्राम करे उसके बारे में समीक्षा मीटिंग है ये. तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी कमियां और खूबियों पर ही बात हो क्योंकि वक्त बहुत हो रहा. तो बी श्याम सुंदर साहब का जब हम मूवमेंट पढ़ते हैं तो बी श्याम सुंदर साहब जिस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एक लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण लगता है. लक्ष्य के बाद फिर क्या तरीका उस लक्ष्य को साधन करने के लिए होना चाहिए. तो बी श्याम सुंदर साहब जो लक्ष्य फिक्स करे थे उसको पाने के लिए उन्होंने जिंदगी भर स्ट्रगल किया. बी श्याम सुंदर साहब का जो जीवन चरित्र है अगर हम देखें तो उनको दो भागों में डिवाइड कर सकते. एक इंडिपेंडेंट से पहले और एक इंडिपेंडेंट के बाद का मूवमेंट. इंडिपेंडेंस से पहले का जो मूवमेंट था बी श्याम सुंदर का सोशल मूवमेंट था. वो जिस तरह के एससीज के लिए हॉस्टल व्यवस्था है, पढ़ने लिखने का व्यवस्था है, कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, फिर ज़मीन का मसला है, जैसा बहुत सारे इस मूवमेंट इसके लिए वो मूवमेंट चलाते रहे. जैसा 42 में जब वो परभनी में जो पस्त अखवाम की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर का जो प्रेसिडेंट एड्रेस है वो पढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकल इश्यू में अभी दाखिल होना नहीं चाह रहे थे क्योंकि यहाँ पे निज़ाम का गवर्नमेंट था. इंडिपेंडेंस के बाद बी श्याम सुंदर साहब का जो मूवमेंट है वो पॉलिटिकल व्यू में कन्वर्ट हुआ और बाबा साहब के देहांत के बाद और ज़्यादा उसके अंदर तेज़ी कर दिया. इसलिए कि बाबा साहब के देहांत के बाद बाबा साहब ने जो मूवमेंट खड़ा किया था, जो उन्होंने जो पार्टी बनाई थी, वो रूप होते कई लोगों के अंदर वो डिवाइड होके वो उसका अहमियत ख़त्म हो गई थी. तो 68 में बी श्याम सुंदर साहब भारतीय भीम सेना की बुनियाद रखी. इसलिए कि अट्रॉसिटी बढ़ जा रहे थे. आज़ादी से पहले अट्रॉसिटी कम थे निज़ाम स्टेट में, मगर आज़ादी के बाद बढ़ गए. तो इसको रोकने के लिए उन्होंने बोले कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि इसका मुकाबला कर सके. तो इसलिए उन्होंने भारतीय भीम सेना बनाए. और उससे पहले आज़ादी के बाद 2 इलेक्शन लड़े बी श्याम सुंदर साहब. एक 57 में इलेक्शन लड़े तो उनके मुकाबले में शंकर देव थे. तो शंकर देव को 1,38,000 चिल्लर वोट है और बी श्याम सुंदर साहब को 8800 चिल्लर है. तो सिर्फ 30,000 वोट का डिफरेंस था. 88,000 88,000 मतलब 90,000 से 30,000 का डिफरेंस था. तो बी श्याम सुंदर साहब नहीं जीते अलग बात है, मगर बी श्याम सुंदर साहब को हराने के लिए नेहरू को भीतर भी 2 मरतबा आना पड़ा. और पुलिस एक्शन के बाद जो हालात थे मुसलमान एकदम डरे हुए थे, सहमे हुए थे. इसलिए कि हुकूमत चले गई थी, जायदाद चले गई थी, नौकरी चले गई थी. इंडिपेंडेंस से पहले मुसलमानों की नौकरी 34% मुस्लिम्स जॉब में थे. लेकिन जब पहली गवर्नमेंट बनी यहाँ पर बुरगुला कृष्णा राव जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने तो एक उनके जियो की वजह से तकरीबन 1.5 लाख लोगों की नौकरी गई. क्या था जियो? तेलुगु जबान आती बल्कि उसका एक सर्टिफिकेट लेके आना, जबानदानी का सर्टिफिकेट लाना 3 महीने के अंदर. 3 महीने के अंदर कोई सर्टिफिकेट दे नहीं सका, इसलिए सबकी नौकरी चलेगी. तो ऐसे सिचुएशन में बी श्याम सुंदर साहब दलित और मुस्लिम
को मिला के उन्होंने एक नया वर्ड क्रिएट करे थे कि मूल भारतीय, आप बामसेफ वाले मूल निवासी जैसा बोल रहे, तो बी श्याम सुंदर उस जमाने में मूल भारतीय का वर्ड क्रिएट थे। और इसकी वजह से मुस्लिम समाज को, एससी समाज को, एसटी समाज को मिला के पूरा एक मूवमेंट खड़ा करना चाहते थे, जिसके नतीजे में 88,000 वोट्स आए। नहीं जीते अलग बात, तो उनका जो लक्ष्य था आजादी के बाद, उन्होंने चाह रहे थे कि पावर में हमारा हिस्सेदारी होना, पावर हम कैप्चर नहीं भी करें तो उसमें हमारा भाग होना जरूरी है। बाद के पीरियड में फिर भालकी से एमएलए बने वो, इसके लिए वो जिंदगी भर प्रयास करते रहे और अपनी जिंदगी में दुश्मन नंबर 1 अगर किसी को मानते थे बी श्याम सुंदर साहब, तो कांग्रेस को मानते थे। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी उस जमाने में रूलिंग में थी और कांग्रेस को 1928 में छोड़ दिए थे। गांधी जी 1928 में हैदराबाद आए थे, तो सरोजनी नायडू के घर में ठहरे हुए थे। तो उस वक्त बी श्याम सुंदर साहब यूथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, स्वदेशी मूवमेंट में काम करते थे। तो सरोजनी नायडू उनको बोले कि गांधी जी से मिलने के लिए आओ। तो जब गांधी जी से मिले तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे बी श्याम सुंदर साहब, अभी 25-26 साल के यंग नौजवान थे वो। तो उन्हें बोले कि महात्मा, आप जो ये हरिजन का जो लफ्ज क्रिएट करे हैं, जैसा साहब ने बताया कि ये हरिजन लफ्ज हमारे कई हुए है, इससे अच्छा कोई वर्ड नहीं हो सकता क्या? तो उन्होंने उसका गोलमोल जवाब दिए और बी श्याम सुंदर सवाल पे सवाल करना शुरू करे। तो सरोजनी नायडू इशारा करके बताए कि बड़े लोगों से ऐसा बात नहीं करना चाहिए। तो बी श्याम सुंदर साहब घर को आए और अपने खद्दर के पूरे कपड़े जला दिए और बोले कि जिंदगी में मैं कांग्रेस में नहीं जाऊं, इसलिए कि दुश्मन नंबर 1 है। तो बी श्याम सुंदर साहब जो डिसीजन लेते थे फिर कभी पीछे नहीं हटते थे। उनकी पूरी लाइफ, स्ट्रगल लाइफ, अगर हम एक एक इंसिडेंट अगर पढ़ते गए तो बहुत सारे इंसिडेंट है। तो मगर उन्होंने ये एनालिसिस करे कि कांग्रेस हमारा दुश्मन है। मगर आजादी के बाद क्या हुआ? कांग्रेस का जो बेस वोट है एससी एसटी माइनॉरिटीज, एससी एसटी माइनॉरिटीज कांग्रेस का बेस वोट बन गया। तो बी श्याम सुंदर कोई भी लीडर हो, उनसे अगर हम प्रेरणा अगर लेना है, उनके मूवमेंट को अगर स्टडी करना है, तो ये देखना चाहिए कि उन्होंने दुश्मन किसको मानते थे, दुश्मन मानते थे तो क्यों मानते थे, किसी का साथ देते थे तो क्यों साथ देते थे, क्या वजह थी। ये सारी चीजें अगर हम देखें तो आज भी अगर बी श्याम सुंदर साहब की हम जयंती करें या उनका कोई प्रोग्राम करें, जैसा शिवन बहुत सारे लोग जयंतियां मनाते, डीजे और डांस करने वाले कुछ लोग रहते, मगर समीक्षा करने वाले बहुत कम लोग रहते। हर मूवमेंट का, हर पर्सनालिटी का समीक्षा होना चाहिए। जैसा मंथन करे तो अमृत निकलता, समीक्षा करे तो अमृत निकलता। तो हम लोग समीक्षा करने वाले लोग नहीं, समीक्षा करना भूल गए। अगर किसी, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, अगर किसी गांव में अंबेडकर का स्टैचू है तो समझना कि वहां पे यूनिटी खत्म हो गई। क्यों? अंबेडकर जनसंघ बना देते, बनाते क्या होता, वो कट्टा बनाने के वास्ते कांग्रेस वालों से प्रेसिडेंट साहब पैसे लाते, सेक्रेटरी साहब स्टैचू के वास्ते पैसे लाते। जब कांग्रेस वालों से इन्हें लाया, बीजेपी से इन्हें लाया, तो मेंबर्स परेशान होते, साला हमारे कुछ नहीं बना, पूछा नहीं, उन्हें कौन से तो पार्टी में चले जाते। उसके बाद यूनिटी खत्म, प्रोग्राम के नहीं लड़े होते। और लगाने वाले क्या समझते, आप हमारे रिजर्वेशन दिलाए, रिजर्वेशन दाता है, तुम्हारा हमारा हिसाब खत्म, नमस्ते जय भीम बोल के आ जाए। तो अब जो मूवमेंट जो चल रहा, उस मूवमेंट की अगर हम समीक्षा करें तो जब तक किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती सक्सेस होने के लिए। एक विचारधारा, ऑर्गेनाइजेशन और दाव पेच जरूरी होता। हमारे लोगों के पास विचारधारा है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, मगर कमजोर है।
और दो पेश तो आता नहीं। तो बी श्याम सुंदर साहब ये तीन चीजों पे काम करते रहे जिंदगी में, इसीलिए पेरियार को लेके कभी दिल्ली चले गए, पेरियार से अलायंस करके वहां पर मूवमेंट चलाए, डॉक्टर फरीदी के साथ मिलके अछूत अखवाम की पसमानदा कॉन्फ्रेंस वहां पे लखनऊ में कॉन्फ्रेंस करे और मुसलमानों को आने वाले खतरे से डराए। 72 में जो पेरियार ने जो लखनऊ में जो स्पीच दी थी ये बी श्याम सुंदर साहब ने, उसके अंदर एक बात बोले थे 67 मैं आज का अछूत हूं, मुसलमानों तुम कल के अछूत बनने जा रहे हैं, इस खतरे को तुम महसूस करो, तुम महसूस नहीं करेंगे तो तुम्हारा हम एक लेवल को आ जाते, अब एक लेवल को नहीं थोड़ा कमी हो गए। तो बी श्याम सुंदर साहब का जो आगे का जो नजर था उससे हमको अंदाजा लगता कि वो कितनी दूर की सोचते थे। तो अभी भी काशीराम साहब बोला करते थे कमजोर कमजोर माइनस माइनस मिले तो प्लस होते। आप भी कमजोर है, हम भी कमजोर है, आप भी मजलूम है, हम भी मजलूम है, दो मजलूम दो कमजोर मिले तो ताकतवर बने। तो बी श्याम सुंदर साहब जिंदगी भर वही बोलते रहे, तुम मुसलमान होंगे अलग बात है मगर बेसिकली तुम मूल भारतीय है, क्रिश्चियन बन गए अलग बात है, बेसिकली तुम मूल भारतीय है। हम बुद्धिज्म में है मगर मूल भारतीय है, जो नहीं है वो भी मूल भारतीय। तो तुम्हारा हमारा समस्या एक है, तुम्हारा हमारा दुश्मन कॉमन है, समस्या एक है, दुश्मन कॉमन है, तो फिर उसका सॉल्यूशन भी दोनों मिलकर निकालना पड़ता। कॉमन सॉल्यूशन है तो सक्सेस होते हम। तो वो काम क्या कर रहे हैं हम लोग नहीं कर रहे हो काम, और ना हम लोगों को अपने लोगों को समझाने में सक्सेस हो गए, फेल हो गए। अगर समझाने में जितने सक्सेस हो जाएंगे तो वो लोग हमारे साथ आएंगे और हमारा मूवमेंट भी सक्सेस होगा। तो बी श्याम सुंदर साहब जो भी काम करे वो आज के लिए हमारा आज के दौर में भी उसका बहुत बड़ा रेलिवेंसी है, उससे हम बहुत कुछ सबक सीख सकते हैं, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर जो कामले साहब जो मीटिंग रखे उनका जयंती करे बहुत बड़े पैमाने पे करे, और बी श्याम सुंदर साहब से दक्कन के हद तक ही थे लेकिन उसको पूरा ऑल इंडिया कर दिए। और बामसेव भी ये ऐलान करी के विलास खरा साहब हैदराबाद में ऐलान करे कि उनकी किताब के रिलीजिंग फंक्शन में थे, तो उन्होंने बोले कि ये पढ़ने के बाद हम भी महापुरुषों के लिस्ट में बी श्याम सुंदर साहब का फोटो कंपल्सरी डालेंगे। तो इसलिए वो अभी भी जब भी हुआ था वो डाल रहे हैं। तो एक व्यक्ति क्या होता खत्म हो जाता, उसका उम्र बहुत छोटा रहता, मगर उन्हें जो ऑर्गेनाइजेशन बनाता वो बहुत दिन तक काम करता। इसके वास्ते ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलते ना, आदमी की उम्र कम होते जाता पैदा होने के बाद, ऑर्गेनाइजेशन की उम्र बढ़ते जाता, जितना पुराना हुआ उतना ताकतवर होता। ताकतवर नहीं हुआ तो फिर वो भी नेचुरल डेथ मरता। तो बी श्याम सुंदर साहब का तो देहांत होगा, स्वर्गवासी हो गए, मगर उनका मूवमेंट आज भी जिंदा है, उनके विचारों की वजह से आज हमारे बीच में जिंदा है। उनसे प्रेरणा लेने के लिए उनके टीचिंग्स हमारे सामने है। तो इस समाज को फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले तो हमारा प्रॉब्लम क्या है हमको नहीं मालूम, दूसरा हमारा दुश्मन कौन है नहीं मालूम। हम माला मादिगा को दुश्मन समझता, मादिगा माला को दुश्मन समझता, दोनों मिलके मुसलमान को दुश्मन समझते, मुसलमान समझते ये टेढ़े भरोसे के नहीं है, हमारे साथ नहीं आते, और ऐसी चीज बोलते कि तुर्कुलु दंडेलु ना बदमाश ऐसा नहीं हमारे साथ नहीं आते। ये जो फिजा जो है, ये जो एक दूसरे के बारे में जो मिसकॉन्सेप्शन है, इसको दूर करने के लिए विचार होना चाहिए, विचार मंथन होना चाहिए, इसके लिए कुछ तरीका होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इसके वास्ते होना चाहिए, जब ये काम होगा तो जब बाबा साहब जिस तरह बोले थे कि गुलामों को गुलामी का एहसास दिला दो वो खुद बगावत कर देंगे। तो ये सारी जो तैयारी है ये बगावत की तैयारी है,
मैं देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा इनकलाब होगा, बहुत बड़ी बगावत होगी। तो जब उस वक्त श्याम सुंदर साहब को और इस जैसे बाबा साहब को, पेरियार को, बहुत सारे जितने महापुरुष हैं उन सबको हम याद करेंगे। तो कबीर ने 500 साल पहले समाज की हालत देखकर कहा था कि मैंने देखा एक अजूबा मुर्दा रोटी खाए, समझाने से समझित नहीं, मार पड़े और चिल्लाए। तो अब ये बीजेपी गवर्नमेंट ने वो चिल्लाना भी बंद कर दिया। और उसके वास्ते कबीर बोले कि ये काम करने के लिए क्या होना चाहिए। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, कबीर खाली हाथ ठहरे हुआ बाजार, घर जो अपना भूखे चले हमारे साथ। तो इस मूवमेंट में आने के लिए बहुत कुछ कुर्बानी भी देना पड़ता, तभी तो उसका नतीजा निकलता, रिजल्ट निकलता। अगर इस एंगल से अगर बी श्याम सुंदर साहब को देखे तो बी श्याम सुंदर साहब यूएन में गए, एमएलए रहे, सोने की गड्डियां लेके गए, वहां पे पैसे खर्चा जो निजाम दिया था, इतने पैसे रहने के बावजूद भी उनके भांजे नरसिंह राव साहब का बयान है कि जब बी श्याम सुंदर साहब का इंतकाल हुआ, इन्हों देखने के लिए उनके घर को गए तो बोलते हैं कि उनके घर में एक टेबल, एक कुर्सी और दीवार की शेरवानी थी, और शेरवानी में 4 आने पैसे नहीं थे। खुद का घर में चराना था। तो ऐसा कुर्बानी दिए और क्या हम उनको याद करें, और उनका मूवमेंट इंशाल्लाह हम सब आगे बढ़ाएंगे और इस काम को तकमील करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ। अभी उनका जो बी श्याम सुंदर का सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाने के लिए संदेश, तो बी श्याम सुंदर साहब का जो फ्यूचर प्लान था कि हमारे लोग मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने, भीख मांगना नहीं बल्कि। अब अभी हमारी किसी भी समाज को मेजर करने के लिए उसके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से उसको मेजर करना, ये कितने का है, ये समाज, पर्सनालिटी, हुकूमत, किसी को मेजर करना है तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देखना। अगर बी श्याम सुंदर साहब का कट्टा बना के कोई दिया, खुश हो गए, तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बी श्याम सुंदर के स्टैचू को कट्टे तक है। कोई स्टैचू दिया, मैं खुश हो गया, पूरे उठा, तेरे कुछ बोला, तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बी श्याम सुंदर का स्टैचू तक है। अगर मैं एमएलए बन के भी सेटिस्फाई नहीं हूं, नहीं मेरा समाज पूरा एमएलए बनना बोला, तो उसके लेवल से उतना बड़ा आदमी है। तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बड़ा रखना चाहिए। इसलिए बी श्याम सुंदर साहब का मशहूर किस्सा है, वो एक साहब सुना रहे थे, एक आदमी ऐसा हाथ में रोटी है और ऐसा खा रहा हो, खाने की एक्टिंग कर रहा, दीवाना था। तो बी श्याम सुंदर साहब बोलते क्या खा रहा मियाँ, ये हाथ में रोटी है और ये दाल है, खा रहा मैं। हालांकि उसके हाथ में रोटी है ना दाल है, खाने की एक्टिंग कर रहा। तो बी श्याम सुंदर बोलते अरे बिरयानी खा रहा सोचना, खा कुछ भी नहीं रहा तेरे हाथ में, बिरयानी खा रहा सोचना। तो बी श्याम सुंदर बोलते हमारे लोगों की सोच ऐसी बड़ी होना चाहिए, हमारे लोगों की सोच ऐसी है। अरे सोचो तो बड़ा ना, पहले ही हमारा माइंड ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आर्गुलेशन वो तो बहुत मुश्किल काम है। मुजीब साहब के जैसे कुछ पागल पुकारे तो क्या होता है, मकसूद साहब के जैसा बोले तो क्या नहीं होता, ये नहीं होता। कई बोलते मालामादी का झगड़ा है, महार का झगड़ा है, बीसीस का झगड़ा है, ORSS वाले बहुत ऑर्गेनाइज है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो सोच है जो है ना, नहीं हो सकता की सोच, ये बहुत डेंजर सोच है। जब तक हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ेंगे, अब अपना लक्ष्य हैदराबाद जाना नहीं है तो फिर हैदराबाद जाने के लिए ट्राई कर। आपका लक्ष्य शाहपुर गेट तक जाना है तो शाहपुर गेट तक कैसा भी जाते, आज नहीं तो कल जाते। लक्ष्य दिल्ली लगाने का करो ना। तो जब आदमी अपना लक्ष्य डिसाइड करता ना, तो उसके लिए काम भी करता, टाइम मैनेजमेंट भी आता, उसके लिए क्या चीजें जरूरत पड़ती, क्या सोर्सेस जरूरत पड़ते, वो सोर्सेस के लिए भी ट्राई करता हूं। अगर लक्ष्य छोटा रहा है तो उतने के लिए करता। तो इसका भी कारण हमारी सोच ऐसा छोटे रहने का कारण भी हजारों साल से है। हमको सबक पढ़ाया गया है,
कर्म सिद्धांत है, पुनर्जन्म है, पापम पुण्यम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके वास्ते हम क्या करें बोल तो एक हमारी सोच भी ऊंचा नहीं रहना बोल के ला के रख दिए। तो बी श्याम सुंदर साहब का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य सब में पहले हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बढ़ा लेना, उसके लिए काम भी करना, ऑर्गेनाइज भी करना। जब ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, काम भी बढ़ जाएगा, हमारा लक्ष्य भी बड़ा हो जाएगा, तो दो पेज ऑटोमेटिक आता। काशी हम सब करके बताए। तो इतना कहते हुए आप इतनी फुर्सत से सुने, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.